स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चीन एससीओ सम्मेलन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एलएसी गतिरोध के बाद पहली चीन यात्रा और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भी इस दौरान चर्चा होगी। एससीओ देशों पर दबाव बनाएंगे राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचे और यह दौरा बेहद अहम है। आपको बताते चले कई दिनों से इस दौरे को लेकर चर्चाएं भी चल रही थी और ऐसे में देखें तो मई 2020 में लद्दाख में एलएसी पर सैन्य तनाव के बाद ये किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की पहली चीन यात्रा है और सम्मेलन में राजनाथ सिंह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने की भी इस दौरान कोशिश करेंगे। वहीं भारत एससीओ देशों पर आतंक के खिलाफ साझा रणनीति बनाने का दबाव भी बनाएगा और इस यात्रा पर पूरे क्षेत्र की देश की नजरें टिकी हुई है। तो आपको बता दें चीन दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेहद अहम दौरा और इस दौरान बताया जा रहा है कि कई चीजों को लेकर अपने देश का पक्ष रखेंगे और बातचीत करेंगे। और एक और खबर आपको बताते चले, शुभांशु शुक्ला ने रचा अंतरिक्ष में इतिहास। आईएसएस मिशन पर भारतीय यात्री रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें ड्रैगन यान से 28 घंटे की यात्रा, शाम तक अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने देश का नाम रोशन किया है और वो 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आपको बताते चले कल ये बेहद भावुक क्षण था जब ये मिशन पर जब वो रवाना हुए, उनके माता पिता भी इस दौरान बेहद भावुक नजर आए और आपको बता दें वहां से उन्होंने संदेश भी देने की कोशिश की है। उनकी उड़ान अमेरिकी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से हो रही है। अनुमान है कि करीब 28 घंटे की इस यात्रा के बाद आज शाम को 3:30 बजे उनका यान आईएसएस पहुंचेगा और भारत के लिए एक बेहद गौरवपूर्ण क्षण है क्योंकि शुभांशु शुक्ला की उड़ान भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में भारतीय भागीदारी को और मजबूत करेगी। तो बेहद अहम पल भारत के लिए, गौरव का पल और जिसके जरिए कह सकते हैं कि भारत एक बार फिर अपनी जो मौजूदगी है अंतरिक्ष में उसको और मजबूत करेगा। और इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही, सपा सांसद बर के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई। बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला, एसडीएम कोर्ट में आज फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर पर आरोप है बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग निर्माण का यह मामला बताया जा रहा है। काफी समय से जो है इस पर तारीख जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है किसी तरह की स्पष्टीकरण इसको लेकर सामने नहीं आई है। सुनवाई लगातार जारी है और अब एक बार फिर आज इसको लेकर सुनवाई होगी और कोर्ट में जो है इसको लेकर बहस देखने को मिलेगी। बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का यह मामला बताया जा रहा है जहां एसडीएम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वही बता दें संभल से जियाउर रहमान जो है बर्क सांसद है और उन्हीं के ऊपर आरोप है। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ आज एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया और यह मामला एसडीएम विकास चंद्र की अदालत में चल रहा है। प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया था और अब इस मामले की सुनवाई के दौरान सांसद की तरफ से कोई सफाई दी जाएगी या फिर कोई कार्रवाई होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी है। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ी जानकारी सामने आ रही जहां बस अलकनंदा नदी में गिरी है और अनियंत्रित बस नदी में समा गई। 5 यात्री बस से बाहर छुटके। वहीं राहत बचाव कार्य जारी है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है और घोलतीर में आज सुबह इस बड़े हादसे होने की तस्वीरें जो है इसकी सामने आई है और यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर उफनती अलकनंदा नदी में जा गिरी और जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान करीब 5 लोग बस से बाहर जो है छिटक गए। वहीं
तुरंत उनका रेस्क्यू भी किया गया। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट मोड पर है। 2 लोगों की मौत हुई और बस में सवाल कुल कितने लोग थे अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। हादसे की वजह सामने आने की कोशिशें लगातार की जा रही है और तमाम पहलुओं की छानबीन की जा रही है। तो एक बड़े हादसे की जानकारी रुद्रप्रयाग में बस हादसा और इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और बाकियों का रेस्क्यू अभियान जारी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए और खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष जोर देने की बात इस दौरान की गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में हालिया घटनाओं और पुलिस की जवाबदेही पर भी चर्चा की गई। तो ये तस्वीरें भी सामने आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठक करते हुए नजर आए और उन्होंने अध्यक्षता की। और एक और खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट और बिना अनुमति यात्रियों पर सख्त नजर। यात्रियों से ऑफिशियल काफिला अपनाने की अपील की जा रही है और जीपीएस सीसीटीवी से निगरानी सुरक्षा बल भी पूरी तरह तैनात। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है और ऐसे में बात करें तो सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर और ऐसे में जो भी लोग जा रहे हैं एक एक चीजों की सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध जो गतिविधि है वो ना होने पाए। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति या अनधिकृत तरीके से यात्रा करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सभी यात्रियों से अपील भी की गई है कि वे केवल ऑफिशियल काफिलों के साथ ही यात्रा करें। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई और इसके साथ ही हर यात्री की मूवमेंट पर जीपीएस और सीसीटीवी से सख्त निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की चूक ना होने पाए। और एक और जानकारी आपको बताते चले, धर्मशाला के खनियारा में बादल फटा और हादसे में 2 की मौत, 6 लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ये जानकारी आपको बताते चले, जहां खनियारा इलाके में बुधवार को बादल फट गई और इस बड़ी घटना को लेकर देखें तो इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। इलाके में भारी बारिश के चलते जनजीवन भी प्रभावित है और कई रास्ते भी अवरुद्ध इस दौरान हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की अपील की है। स्थिति पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। तो खनियारा में बादल फटा है, 2 लोगों की मौत और फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। और वही फ्लड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फ्लड का अलर्ट अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील। प्रशासन अलर्ट पर, नदी नालों के पास ना जाने की लोगों से अपील। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। एसडीआरएफ और बचाव टीमें
भी तैनात की गई है। तो आपको बताते चले देश के 3 पहाड़ी राज्यों जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ फ्लड को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील रह सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से इस दौरान खासकर जो नदी नाले हैं उनके पास ना जाने की अपील की है और इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। बताया गया कि हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ और जो अन्य राहत बचाव की टीमें हैं उन्हें तैनात कर दी गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। और पटना में तेजस्वी का छात्र युवा संसद कार्यक्रम बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन, जहां हजारों छात्र इसमें शामिल होंगे। तेजस्वी यादव भी इस दौरान युवाओं को संबोधित करने वाले हैं। 10,000 छात्रों को पेन दिए जाएंगे। युवा सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ाने पर जोर। तो पटना से ये खबर आपको बताते चले, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव छात्रों को संबोधित करेंगे। 10,000 छात्रों को पेन दिए जाएंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा सशक्तिकरण, जागरूकता बढ़ाने पर जोर देना है। तो पटना के बापू सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां तेजस्वी यादव की अगुवाई में छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से हजारों छात्र शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव युवाओं को संबोधित करेंगे और उनके मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। आयोजन का मकसद युवा सशक्तिकरण और सामाजिक राजनीति जागरूकता को बढ़ावा देना है और खास बात यह है कि कार्यक्रम में शामिल 10,000 छात्रों को जो है पेन जो है प्रतीक के स्वरूप में बांटे जाएंगे। आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में जो है ये साफ दिखा कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस अपनी भारत यात्रा के दौरान दिल्ली पहुंचे, जहां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूती देने पर जोर दिया गया। क्या कुछ हुआ इस दौरान, क्या कुछ है इसका मकसद, ये रिपोर्ट देखिए। उच्च स्तरीय रक्षा संवाद। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बाद में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसका उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना था। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर फोकस। राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, हमारी पिछली बैठक के बाद से हमारे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई, उन्हें देखकर खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम नए जोश के साथ इन संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपनी पश्चिमी सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने हाल ही में कश्मीर में हुई बर्बर घटना का जिक्र करते हुए ऑस्ट्रेलिया के समर्थन के लिए आभार जताया। साझा रणनीतिक लक्ष्य। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर हैं। दोनों देश नियमित सैन्य अभ्यास करते हैं, जिनमें ऑसिन टिग्स, पिच ब्लैक और मालाबार जैसे अभ्यास शामिल है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भी भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बताते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में ये साझेदारी और मजबूत होगी। रिचर्ड मार्लेस का कहना है कि भारत के साथ हमारा रक्षा सहयोग न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि यह दोनों देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं को भी जोड़ता है। हम भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। सामरिक समीकरण और भविष्य की दिशा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध अब केवल व्यापार, शिक्षा या खेल तक सीमित नहीं रहे हैं। हाल के सालों में यह साझेदारी एक नई दिशा में बढ़ी है। सामरिक और रणनीतिक सहयोग की दिशा में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए ये गठजोड़ कितना अहम हो गया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की सक्रियता क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी देखी जा सकती है। यह केवल कूटनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि साझा सैन्य अभ्यास,
सूचना साझाकरण और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों में व्यावहारिक सहयोग तक पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से यह गठबंधन न सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष और आगे का रास्ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया की यह उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ दो नेताओं के बीच संवाद नहीं, बल्कि यह एक संदेश थी, एक साझा प्रतिबद्धता की, एक साझा विजन की। आने वाले सालों में यह साझेदारी रणनीतिक साझेदारी से रक्षा गठबंधन की ओर अग्रसर हो सकती है और सवाल यही है कि क्या इस सहयोग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का सपना साकार हो पाएगा। उच्च स्तरीय और दुनिया इस वक्त एक विचित्र विरोधाभास से जूझ रही है। कुछ लोग एंटीबायोटिक्स का इतना अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका असर ही खत्म हो गया है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग इन जरूरी दवाओं से वंचित रह रहे हैं। एक तरफ आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस देशों में एंटीबायोटिक्स का बेवजह और अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं और ये सुपर बग्स की ओर ले जाता है, ऐसे जीवाणु जिन पर कोई भी दवा असर नहीं करती। दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में आम लोगों को बुनियादी एंटीबायोटिक्स भी समय पर नहीं मिल पाती और ये न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की असमानता को भी उजागर करता है। ये दोहरी समस्या सिर्फ चिकित्सा से नहीं, बल्कि नीति, शिक्षा और वैश्विक सहयोग से भी हल हो सकता है। सवाल यह है कि क्या हम समय रहते जागेंगे? तो इस खास मुद्दों को जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एंटीबायोटिक्स और उनका महत्व। एंटीबायोटिक्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जनित संक्रमणों को खत्म करती है। जब पेनिसिलिन जैसी पहली एंटीबायोटिक आई थी तो इससे चिकित्सा विज्ञान की क्रांति कहा गया, लेकिन आज वही एंटीबायोटिक्स अपनी प्रभावशीलता खो रही है और वजह है इनका अत्यधिक और अनियंत्रित इस्तेमाल। समस्या का पहला पक्ष अति प्रयोग और सुपर बग्स का खतरा। विकसित और कुछ विकासशील देशों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम जैसे वायरल संक्रमणों में भी किया जाता है, जहां ये असर नहीं करती। नतीजा ये होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। इससे सुपर बग्स का जन्म होता है, ऐसे एंटीबैक्टीरिया जिन पर कोई दवा काम नहीं करती। WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर यह स्थिति रही तो 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। समस्या का दूसरा पक्ष जरूरतमंदों को एंटीबायोटिक्स ना मिलना। वही दुनिया के कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एंटीबायोटिक्स का ना मिलना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यहाँ लोग साधारण संक्रमणों से भी अपनी जान गंवा रहे हैं, क्योंकि ये दवाएं स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है या फिर उनकी कीमत इतनी अधिक है कि आम आदमी उन्हें खरीद ही नहीं सकता। स्वास्थ्य सेवाओं का जरूरतमंद तक न पहुंचना, आपूर्ति में खामियां और सरकारी नीतियों की कमी इस संकट को और गहरा बना देती है। इसका नतीजा ये होता है कि लाखों लोगों के लिए इलाज का एक बुनियादी अधिकार भी एक दूर का सपना बनकर रह गया है। अगर केवल भारत की बात करें तो केवल भारत में ही CRGN संक्रमण के सबसे अधिक मामले थे और इसके इलाज के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं के 80% कोर्स खरीदे गए, लेकिन फिर भी भारत सिर्फ 7.8% लोगों का ही इलाज कर सका। एंटीबायोटिक्स के पूरे कोर्स का मतलब वह दवाइयों का पूरा सेट है जो एक मरीज को संक्रमण को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक निश्चित अवधि तक लेना होता है। विशेषज्ञों की राय, यह एक गंभीर विरोधाभास। डॉक्टर और स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट मानते हैं। दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता मेहरा कहती है, हम दो विपरीत संकटों का सामना कर रहे हैं। अमीर देशों में दवाओं का दुरुपयोग और गरीब देशों में उसका न मिलना। यह असमानता वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा है। GARDP की रिपोर्ट। गैर लाभकारी संस्था ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने हाल ही में 8 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 15 लाख कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव संक्रमणों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकांश मरीजों को सही एंटीबायोटिक समय पर नहीं मिल पाई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटीबायोटिक का समय पर न मिलना और दवाओं की कीमतें इनके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। संभावित समाधान। सभी देशों को एंटीबायोटिक के सही और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों, दवाई दुकानदारों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को एंटीबायोटिक्स को सोच समझकर प्रयोग के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करते हैं। इससे दवाओं के अनावश्यक और गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने का मुख्य कारण है।
इसके अलावा यह प्रशिक्षण मरीजों को सही जानकारी देने में भी मदद करता है ताकि वे दवाओं का गलत इस्तेमाल ना करें और इस तरह के प्रयासों से एंटीबायोटिक प्रतिरोध की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति तंत्र को मजबूत करना होगा और WHO के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग कर कमाई वाले देशों में दवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके साथ ही नए एंटीबायोटिक्स की खोज के लिए फंडिंग और अनुसंधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जनता को ये भी सिखाने की जरूरत है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दुनिया को एक साथ मिलकर इस विरोधाभास से निपटना होगा, न सिर्फ सुपर बग्स से लड़ने के लिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि हर व्यक्ति को जीवन रक्षक दवाएं समय पर मिल सके। यह सिर्फ चिकित्सा का मुद्दा नहीं बल्कि समाज के लिए न्याय और विश्व को इसका लाभ मिल सके, इसका प्रश्न भी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।